हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो एमसीक्यू वाला टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 1 to 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। मैग्रा हिल की बुक डिस्कस किया जा रहा है। चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है अपवाह तंत्र। जितने भी अपवाह तंत्र के से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सारे इस चैप्टर में दिए हुए हैं। वो चैप्टर हम इस डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाला लेक्चर पार्ट 1 भी देखना बिल्कुल ना भूले। पार्ट 1 देखना बिल्कुल ना भूले, जिसमें हमने अपवाह तंत्र से रिलेटेड 1 to 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, उस कारण हम ये पार्ट 2 बना रहे हैं। पार्ट 2 में हम 26 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको हमारा प्रयास अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को, और बेल आइकन को भी दबा लेना है, जिससे आने वाले समय में आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते, ज्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों का संगम प्राणहिता कहलाता है? तो मैंने आपको बताया था प्राणहिता जो है वैनगंगा और वर्धा नदी के संगम स्थल को कहा जाता है। वैनगंगा नदी जो है सिवनी से निकलती है, सिवनी के पठार, सिवनी के परसवाड़ा के पठार से निकलती है। सिवनी के परसवाड़ा के पठार के अंतर्गत मुंडारा गांव के समीप राजोल ताल से निकलती है फ्रेंड्स। और सबसे पहले जब ये निकलती है तो अर्धचंद्राकार रूप से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। उसके पश्चात ये दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। उसके बाद रास्ते में इसको बालाघाट शहर मिलता है। तो बालाघाट वैनगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है, और ये नदी आगे जाके भंडारा जिले में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले में प्रवेश करती है, और वहां पे वर्धा नदी आके इससे मिलती है। वहां पे वर्धा नदी आके इससे मिलती है। ये जो संगम स्थल है ये प्राणहिता कहलाता है। फिर वर्धा नदी आगे जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो ये याद रखना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा वैनगंगा और वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है? तो रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध नर्मदा नदी पर लगाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कब की बात है? 12 मई 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नर्मदा नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाया गया है। इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से एक टिप्पणी लिखी हुई है। 2019 में नर्मदा उसकी सहायक नदियों में अवैध रेत खनन व परिवहन को रोकने के लिए पुखराज अभियान भी चलाया गया था। तो पुखराज अभियान रेत खनन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नर्मदा नदी पर आधारित सौंदर्य की नदी नर्मदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अमृतलाल बेगड़ इस पुस्तक के लेखक है। सौंदर्य की नदी नर्मदा के। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। उसके अलावा ये व्याख्या आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। नर्मदा नदी पर कुछ अन्य पुस्तकें भी लिखी गई है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अपन 19वें नंबर का क्वेश्चन। 29वें नंबर का, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया था? 3 मई 2017 को मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को जीवित इकाई का तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया था, तो घोषित किया था। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की प्रथम नदी है जिसे जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त है, प्रदान किया गया है। एक टिप्पणी लिखी हुई है। मार्च 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारत की दो नदियों को भी जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था। एक गंगा नदी को, एक यमुना नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? तो ये सलाखे व्यवस्था है नर्मदा द्वारा। बी आंसर इसका सही होगा। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी अनुगामी अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अनुगामी अपवाह कंसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसके द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था सलाखे स्वरूप है। तो सलाखे इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद नर्मदा नदी के जल निकासी की सराचमत व्यवस्था एक जल के समान है, एक जाल के समान है। एक जाल के समान है, जाल टाइप का दिखाई देता है। इसका अधिकांश नदियां उसके समानांतर बहती है, किंतु नर्मदा नदी के पास जल वितरिका की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह एक भ्रंश घाटी दरार घाटी से होकर बहती है। याद रखना है, ऐसी क्वेश्चन आते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है? तो मधुमती के नाम से माहुअर नदी को जाना जाता है। माहुअर नदी जो है सिंध की सहायक नदी है। इसे मधुमती या मधुवेणी के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम शिवपुरी जिले से हुआ है, याद रखना है। और ये महुआ गांव से हुआ है। शिवपुरी जिले के महुआ गांव से हुआ है। उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती हुई ग्वालियर में सिंध नदी में मिल जाती है। तो उसके बाद याद रखना इतना ही बस। माहुअर नदी समझ में आ गया आपको, जिसका नाम क्या मिल जाता है? मधुमती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है मंडला जिला। मंडला जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो मंडला जिला नर्मदा नदी के तीनों ओर से कुंडलीनुमा संरचना से घेरे हुए, कुंडलीनुमा संरचना से घेरे हुए मंडला जिला को नर्मदा नदी तट पे बसा हुआ है नर्मदा नदी के मंडला जिला बसा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और ये कुछ लिखा हुआ है तो इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भीमगढ़ बांध जो है ये वैनगंगा नदी पर बनाया गया है और इस परियोजना का नाम है संजय सरोवर परियोजना। 1972 में तैयार हुई थी, ये बन के तैयार हुई थी। आगे चलते हैं और वही जो संजय सरोवर परियोजना है, जो भीमगढ़ बांध है, वो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। इसे कीचड़ बांध भी कहा जा सकता है। तो अतिरिक्त बालाघाट जिले में वैनगंगा नदी पर देखिए, जब वैनगंगा नदी बालाघाट जिले में एंट्री करती है तो उसमें ढूटी बांध बना हुआ है वैनगंगा नदी की सहायक नदी में। तो वैनगंगा नदी पर ढूटी बांध बना हुआ है। और बालाघाट जिले में ही एक नदी है जिसका नाम है चंदन नदी पर नहले सरा बांध बना हुआ है कटंगी तहसील तरफ। तो नहले सरा बांध, तो ये याद रखना, चंदन नदी पर नहले सरा बांध है, ढूटी बांध है वैनगंगा नदी पर, और भीमगढ़ बांध भी वैनगंगा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के किस नदी पे देखा जाता है? तो धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पे फ्रेंड्स। धुआंधार जलप्रपात ये भेड़ाघाट, जबलपुर में भेड़ाघाट नामक स्थान पर है। तो इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट लग रही है, पढ़ लेते हैं। देखिए, नर्मदा के संगम पर भेड़ाघाट स्थित है। यहाँ पंचवटी के नाम से भी जाना जाता है, भेड़ाघाट को पंचवटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सफेद संगमरमर, भेड़ाघाट में सफेद संगमरमर की चट्टाने के मध्य नर्मदा नदी का पानी लगभग 100 फीट ऊंचाई से गिरता है, धुआं जैसे दिखाई देता है, इसलिए धुआंधार जलप्रपात उसका नामकरण किया गया है। धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई 30 मीटर है, 30 मीटर, तथा अधिक ऊंचाई से नर्मदा का पानी गिरने के कारण पानी सफेद धुएं के समान दिखाई पड़ता है। इस कारण इसे जलप्रपात को धुआंधार जलप्रपात की संज्ञा प्रदान की गई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और जबलपुर के भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर कहां पर है? जबलपुर में। यह शिव पार्वती के विवाह की प्राचीन मूर्तियां स्थापित है। 64 योगिनी मंदिर के चारों तरफ माता यक्षिणी की 64 खंडित मूर्तियां भी है, जिन्हें मुगल सराय औरंगजेब ने खंडित करवाया था। इसके अतिरिक्त ग्वारी घाट भी कहां पर है? नर्मदा नदी का घाट है एक, जबलपुर में ग्वारी घाट में नर्मदा के मध्य पर मां नर्मदा का मंदिर भी मिल जाता है, और एक तिलवारा घाट में शनि मंदिर भी है, तिलवारा घाट भी है। तो ये तिलवारा घाट जो नर्मदा नदी का एक घाट है, यहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियां का विसर्जन किया गया था। महात्मा गांधी की अस्थियों को कहाँ बहाया गया था? तिलवारा घाट में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वें नंबर का, नर्मदा व ताप्ती एक गहरे चैनल के मध्य से समुद्र में मिलती है, वो गहरे चैनल का नाम बताना है। तो मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी, दरार घाटी से होकर बढ़ती है, और ये जो है, ये नदी जो है ये डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी को ही हिंदी में ज्वार कहते हैं फ्रेंड। तो ज्वार नंद मुख बनाती है। देखिए, ज्वार नंद मुख का निर्माण करती है। तो ज्वार नंद मुख, इसका आंसर सही होगा ज्वार नंद मुख। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी सहायक नदी है? तो बरगी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और बरगी नदी पर ही बरगी बांध बनाया गया है, जिसे रानी अवंती सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1974 में हुआ था। और आपको याद रखना है, नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले बांध का निर्माण हुआ था 1974 में, वो बरगी बांध ही था। आगे चलते हैं, टिप्पणी लिखी हुई है, देखिए वही रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है बरगी बांध को। 37 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण नदी के नाम से सोन नदी को जाना जाता है। सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक के सोनमुंडा नामक स्थान से निकलती है, और उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई या बिहार के रामनगर में दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। दाहिने तट पर मिलती है गंगा नदी से। तो याद रखना है, गंगा नदी में 2 नदी मिलती है मध्य प्रदेश की, एक तो है टोम्स नदी भी गंगा नदी में मिलती है, और एक क्या नाम है इसका? सोन नदी भी गंगा नदी पे जाके मिलती है। दोनों बहती है किधर साइड? उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर में बहने वाली नदी का नाम बताइए। तो महेश्वर आता है खरगोन में, और खरगोन से वहां से बही है नर्मदा नदी। तो देखिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत खरगोन जिले में महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। प्रमुख ऐतिहासिक व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ना। तो ये याद रखना है आपको। और नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है, तो याद रखना है फ्रेंड्स। होलकर की रानी देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर किले का निर्माण करवाया था। वहां पे एक महेश्वर में किला भी है, किसने करवाया था? रानी देवी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया था।
तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहां पर है ये आपको पता होना, खरगोन जिले में, खरगोन जिले में। नर्मदा नदी पर कुछ प्रमुख जलप्रपात मिलते हैं। देखिए सबसे पहले अमरकंटक से निकलती है, तो अमरकंटक से जब ये निकली तो अनूपपुर अमरकंटक में ही दो जलप्रपात मिल जाते हैं इसको। एक का नाम मिल जाता है दूधधारा जलप्रपात और एक है कपिलधारा जलप्रपात। उसके बाद 200 किलोमीटर दूर आती है यहाँ पे जबलपुर के भेड़ाघाट में, यहाँ पे मिल जाता है, इसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार। उसके बाद ये आता है यहाँ पे ओमकालेश्वर जलप्रपात, फिर ये महेश्वर आता है खरगोन में, ओमकालेश्वर खंडवा में महेश्वर जलप्रपात। तो ये सब जलप्रपात मिल जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। और उसके बाद वहीं पे है सहस्त्रधारा जलप्रपात, कहाँ पर? खरगोन में। और उसके बाद दर्दी जलप्रपात और मंधार जलप्रपात। तो इतने कुछ जलप्रपात है जो मैंने आपको बताया। तो नर्मदा नदी के जलप्रपात आपको मैं बोल के बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले बात करते हैं दूधधारा जलप्रपात, फिर कपिलधारा जलप्रपात, फिर है धुआंधार जलप्रपात, फिर है ओमकालेश्वर जलप्रपात, फिर है इंदिरा सागर जलप्रपात। इंदिरा सागर के बाद आता है महेश्वर जलप्रपात, महेश्वर के बाद सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा के बाद है दर्दी जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात के बाद आएगा दर्दी जलप्रपात के बाद है मंधार, मंधार, मंधाता बोलते हैं उसको, मंधार या मंधाता जलप्रपात। तो इतने जलप्रपात मिल जाते हैं नर्मदा नदी पे, याद रखना है, याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये वाला क्वेश्चन चल रहा था। उसके बाद खरगोन में ही पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि मिल जाती है। कहां पे? खरगोन के रावरखेड़ी में, रावरखेड़ी में एक समाधि है जिसका नाम है पेशवा बाजीराव की समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से सिवनी जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो सिवनी जिले से वैनगंगा नदी निकलती है, इसलिए वैनगंगा नदी को सिवनी जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। तो देखिए वैनगंगा नदी के बारे में, जीवन रेखा कहते हैं सिवनी जिले की जीवन रेखा, आपको याद रखना है बस। उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे गांगुलपारा जलप्रपात लिखा है, ये बालाघाट जिले में। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये गांगुलपारा जलप्रपात, गांगुलपारा डैम है, एक बांध है, लेकिन ये वैनगंगा नदी पे नहीं है, आपको याद रखना है। ये बुक में लिखा हुआ है कि वैनगंगा नदी पे, लेकिन वैनगंगा नदी पे नहीं है वो। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियों का कौन कौन सी है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। एक तो नर्मदा निकलती है, एक सोन निकलती है और एक जोहिला, जोहिला नदी में निकलती है, उत्तर की ओर बहती है। 3 नदियों का उद्गम एक ही स्थान से, अमरकंटक से। और यहाँ पे बताया गया कि 5 नदियों का उद्गम है। तो देखिए महानदी आप जानते होंगे उड़ीसा तरफ बहती है, यानी छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो छत्तीसगढ़ का मैकाल क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है वो क्षेत्र जहाँ से निकलती है, इसलिए महानदी भी लिखा हुआ है। और कौवाई नदी, तो 5 नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए मैकाल श्रेणी को सर्वाधिक नदियों का उद्गम होने के कारण इसे वाटर शेड भी कहा जाता है। किसको? मैकाल श्रेणी को। मध्य प्रदेश की किस नदी को सुख का दाता के नाम से जाना जाता है? नर्मदा नदी को सुख का दाता कहा जाता है। आगे चलते हैं। और इसका नाम रेवा भी मिलता है, अपन ने देख लिए, नर्मदा नदी का नाम रेवा मिला हुआ है, तो ये सुख देने वाली नदी के रूप में भी जाना जाता है। कपिल धारा को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? क्वेश्चन है कपिल धारा। तो नर्मदा नदी का एक जलप्रपात है और कहां पर है? उद्गम स्थल पर है। उद्गम स्थल पे 2 जलप्रपात मिल जाते हैं, एक दूधधारा और एक कपिल धारा, दोनों अमरकंटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा कुंड कहाँ स्थित है? तो नर्मदा कुंड जो है ये अनूपपुर जिले में स्थित है, अमरकंटक में, वहीं से निकलती है नर्मदा नदी। तो ये आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मंदिर भी है, कलचुरी कालीन मंदिर भी मिल जाता है। तो ये व्याख्या आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड, थोड़ा स्पीड से बढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। अगर आपको थोड़ी सी व्याख्या समझने में दिक्कत जाएगी तो आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बागिया किस नदी के तट पे स्थित है? अनूपपुर की बात हो रही है तो नर्मदा नदी के तट पे है माई की बागिया। कलचुरी शासकों द्वारा निर्मित करण मठ किस नदी के किनारे स्थित है? तो कलचुरी कालीन द्वारा निर्मित है तो नर्मदा नदी के किनारे है, ये नर्मदा नदी के किनारे है। देखिए नर्मदा नदी के किनारे अनूपपुर जिले में है, तो याद रखना है। कौन से क्या क्या है? करण मठ हो गया, पातालेश्वर महादेव मंदिर, पातालेश्वर महादेव मंदिर भी नर्मदा नदी के किनारे है। उसके बाद आप ये देखिए अनूपपुर अमरकंटक में कबीर चबूतरा मिल जाता है, कबीर कुंड मिलता है, धर्म पानी काली माता मंदिर, ये उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से, और जो मंदिर आप देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किस जिले में नर्मदा का नाभि स्थल कहलाता है? तो नर्मदा का नाभि स्थल हरदा कहा जाता है, हरदा कहा जाता है। नर्मदा का नाभि कुंड भी हरदा में है। नेमावर तीर्थ मिल जाता है वहां पे, देवास में नेमावर तीर्थ है, नर्मदा नदी के किनारे नेमावर तीर्थ देवास में है।
नेमावर व नर्मदा नदी के तट पर सिद्धेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर भी है। तो आपको समझ में आ गया, हरदा को कहते हैं। हरदा में हांडिया नामक स्थान है फ्रेंड, हांडिया नामक प्रमुख धार्मिक स्थान है हरदा में, उसी को कहेंगे नर्मदा नदी का नाभि स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे है? तो मेघनाथ की तपोस्थली, मेघनाथ ने तप किया था कहते हैं यहाँ पे, जो है नर्मदा नदी के किनारे। तो ये आप नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ की तपोस्थली, कोटेश्वर मेघनाथ तपोस्थली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में उद्गमित होने वाली शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? शक्कर नदी छिंदवाड़ा से निकलती है और नर्मदा में जाके मिल जाती है, उत्तर की ओर बहती है, नर्मदा में जाके मिल जाती है। चिंकी परियोजना के बारे में बताया गया है, नर्मदा परियोजना नरसिंहपुर में शक्कर नदी पर चिंकी परियोजना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश की नर्मदा और बारना नहर रायसेन में बहती है, बारना नदी रायसेन में बहती है। तो बारना, नर्मदा और बारना की संगम कहाँ होता है करके बोला है, तो ये होता है संगम, इसका होता है फ्रेंड्स सी रायसेन में, रायसेन से ही निकलती है बारना नदी और रायसेन में ही संगम होता है। देखिए फ्रेंड्स 50वें नंबर का क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं बारना नदी का संगम कहाँ होता है? तो बारना नदी के बारे में आप जानते हैं कि रायसेन से निकलती है और रायसेन में ही नर्मदा नदी में मिल जाती है। देखिए इसकी व्याख्या, रायसेन जिले में नर्मदा एवं बारना नदी का संगम होता है तथा इस संगम पर वामन तीर्थ स्थित है, वामन तीर्थ नामक धार्मिक स्थान स्थित है। इनके संगम में वामन तीर्थ नामक धार्मिक स्थान स्थित है। इसके अतिरिक्त रायसेन जिले के पांडव द्वीप में तंदोनी नदी के बारे में पढ़े थे अपन ने, नर्मदा की सहायक नदी है और नर्मदा में जो है ये राइट साइड से यानी दाएं तरफ से आके मिलती है, रायसेन में ही मिलती है ये। तो पांडव द्वीप में तंदोनी व नर्मदा नदी का संगम है, तो याद रखना है तंदोनी नर्मदा की सहायक नदी है। इसकी टिप्पणी देखिए, रायसेन जिले में नर्मदा नदी के तट पर ऋषि भृगु की साधना स्थली के रूप में भृगु क्षेत्र भी है और ये राम जानकी मंदिर भी इसके तट पे मिल जाता है, तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देवास जिले में स्थित है सीता माता का प्राचीन मंदिर नर्मदा नदी के तट पर, तो इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को भारत की एकमात्र नदी है जो 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो ऐसी कर्क रेखा 2 बार काट देती है, कर्क यानी माही नदी काटती, कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती, याद रखना है। देखिए इसकी टिप्पणी देख लेते हैं, माही नदी आप जानते होंगे पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, धार जिले के मिंडा ग्राम से निकलती है, धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा ग्राम से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है और दाहिने तट पर बागेरी नदी में मिल जाती है, बागेरी नदी में मिलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखना ये माही नदी का अपोहा तंत्र पश्चिम की ओर बनता है। और उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ से, इस नदी का प्राचीन नाम महाती है, पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है इसे, पृथ्वी की पुत्री माही नदी को कहा जाता है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी कुल लंबाई बात की जाए तो 472 किलोमीटर है। तो याद रखना है आपको, पृथ्वी की पुत्री पूछा जाएगा तो माही नदी लगाना है, अगर सूर्य की पुत्री पूछा जाएगा तो ताप्ती नदी लगाना है, अगर भगवान शिव की पुत्री पूछा जाएगा तो नर्मदा नदी लगाना है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पृथ्वी की पुत्री माही नदी, ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है और शिव की पुत्री कहा जाता है नर्मदा नदी को। कुछ ग्रंथों में नर्मदा नदी को शिव की पुत्री भी बताया गया है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? तो आपको ये वाले क्वेश्चन देखो कई बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं, मैंने बताया हूं। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई तहसील सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत कालीभीत पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। देखो महाराष्ट्र के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र दक्षिण में है मध्य प्रदेश के, तो ताप्ती नदी सीमा बनाती है फ्रेंड्स, निर्धारण करती है। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में नर्मदा के समानांतर पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, इसके मुहाने में ज्वार नंद मुख का निर्माण भी करती है। तो नर्मदा की जुड़वा बहन कहा जाता है ताप्ती नदी को, उसके समानांतर बहती है, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, और क्या है भ्रंश घाटी से बहती है ये भी नदी, है ना। तो याद रखना है आपको ताप्ती नदी से मैंने बता दिया था, इसे सूर्य की पुत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की नदी जिसे सूर्य की पुत्री कहा जाता है, तो अब भी बात किए थे अपन ने महाभारत और वायु पुराण में ताप्ती नदी को,
महाभारत एवं वायु पुराण में ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, सूर्य की पुत्री के रूप में उल्लेखित किया गया है। उसके बाद और टिप्पणी लिखी हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता दिया ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, माही नदी को पृथ्वी की पुत्री कह सकते हैं, कहा जाता है, और कुछ ग्रंथों में नर्मदा नदी को शिव की पुत्री भी कहा गया है। आगे चलते हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में प्रभावित होती है? तो ताप्ती नदी के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया है अभी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से निकलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, फिर महाराष्ट्र जाती है। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आएगा इसका आंसर सी, महाराष्ट्र में बहती है, उसके बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आपको देखो, इसकी टोटल लंबाई भी याद रख लेना है। इसकी कुल लंबाई है, टोटल लंबाई 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 279 किलोमीटर बहती है, महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर बहती है। इसका अपवाह क्षेत्र इतना है जिससे यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं। ताप्ती नदी के किनारे ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र देखिए अनुगामी अपवाह तंत्र, अनुगामी अपवाह तंत्र कहलाता है। नर्मदा नदी का भी अपन ने पढ़े थे, अनुगामी अपवाह तंत्र कहलाता था नर्मदा नदी का भी, और ताप्ती नदी का भी वही कहलाता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद इसकी सहायक नदियों के नाम दिए हुए हैं कुछ, जिसको आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ताप्ती नदी चंबल के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। देखो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा, दूसरी है चंबल, तीसरी है ताप्ती। ये भी एस्चुरी बनाती है, यानी ज्वार नंद मुख बनाती है, याद रखना है। पूर्व से पश्चिम बहने वाली जो भी नदी है वो फ्रेंड्स यही बनाती है, ज्वार नंद मुख यानी एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56वें नंबर का। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में पारसोड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये पारसोड बांध बना हुआ है ताप्ती नदी पे। सॉरी, त्राप्ती बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये ताप्ती बोला जाता है, इसे त्राप्ती नहीं है, ताप्ती है। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ताप्ती नदी पर 162 मीटर ऊंचा और 27 मीटर ऊंचा यानी लंबा और ऊंचा पारसोड बांध निर्मित किया गया है। तो पारसोड बांध डायरेक्ट पूछा जाएगा किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे है पारसोड बांध। इसका उद्घाटन 15 मई 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। पारसोड बांध के अतिरिक्त ताप्ती नदी पर चंदूरा बांध बना हुआ है, चंदूरा या चंदोरा। तो चंदूरा बांध और पारसोड बांध दोनों है ताप्ती नदी पे, याद रख लेना है आपको। उसके बाद देखिए गुजरात में ताप्ती नदी के पर स्वाली बंदरगाह भी स्थित है, तो एक बंदरगाह भी मिल जाता है, स्वाली बंदरगाह। तो याद रखना है आपको ताप्ती नदी पे। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए ताप्ती नदी के तट पे कौन से शहर बसे हुए हैं, अपने को ये भी पता हो ना, कौन से जिले बसे हैं, कौन से जगह बची, कौन सा क्षेत्र बसा हुआ है, क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए ताप्ती नदी सबसे पहले बैतूल से निकलती है, तो बैतूल बसा हुआ है, तो ये तट पे बसा है। ताप्ती नदी के तट पे, ताप्ती नदी के तट पे बैतूल है। फिर मुल्ताई तहसील से तो निकलती है, तो मुल्ताई बसा हुआ है। नेपानगर इंपॉर्टेंट है, नेपानगर बसा हुआ है। नेपानगर न्यूज प्रिंट व पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है, न्यूज प्रिंट व पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर। न्यूज प्रिंट व पेपर मिल यानी अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर, उद्योग होता है वहां। बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है। एवं गुजरात का सूरत शहर इंपॉर्टेंट है, सूरत शहर, गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है सूरत शहर जो है ताप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है, ऐतिहासिक शहर है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में सम्मिलित हो जाती है? तो पेंच नदी के बारे में अपन ने पढ़े, पेंच नदी बहती है छिंदवाड़ा में। पेंच नदी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग से उद्गमित होती है, जो सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित होती हुई नागपुर महाराष्ट्र के समीप कान्हन नदी में मिल जाती है। कान्हन नदी में मिलती है, ये आपको याद रखना है। पेंच नदी किस में मिलती है? कान्हन नदी में मिलती है। फिर कान्हन नदी आगे चलकर गोदावरी नदी में मिल जाती है, फिर कान्हन नदी आगे जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। पेंच नदी की कुल लंबाई 274 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 206 किलोमीटर है। पेंच नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी करती है। तो पेंच नदी भी ऐसी है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण करती है। अभी अपन ने पढ़े थे ताप्ती नदी भी करती थी, पेंच नदी भी करती है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का अपवाह निम्न में से किस राज्यों से होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। चंबल नदी का अपवाह कहाँ से होता है फ्रेंड्स? तो इंदौर जिले की जानापाव के पहाड़ी से निकलती है, उसके बाद उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान जाती है, राजस्थान के बाद कहाँ जाती है? ये उत्तर प्रदेश जाती है। तो मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 3 आंसर हो जाएगा इसका। तो डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। आगे पीछे लिखा है, कोई चलता है।
तो ये देखिए, इसे पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। कभी पूछा जा सकता है पश्चिम मध्य प्रदेश यानी मालवा क्षेत्र, पश्चिम मध्य प्रदेश मालवा का पश्चिमी भाग की जीवन रेखा कहते हैं। जो मध्य भारत का पठार है भिंड मुरैना वाला वो भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है ना। और ये यमुना के साथ लश्कर के मैदान में सीमा बनाती है, यानी लश्कर के मैदान में सीमा बनाती है, यमुना में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो अब भी आपको पता है चंबल नदी इंदौर के जानापाव के पहाड़ी से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है ना। तो देखिए महू आएगा, आंसर याद रखना है। महू के, इंदौर जिले के महू के निकट जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। जानापाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। काकरी बरडी की पहाड़ी जो इंदौर में है वहां से निकलती है छिप्रा नदी। तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के समीप महू तहसील के निकट विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत जानापाव की पहाड़ी वांचू पॉइंट कहां पर है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। वांचू पॉइंट है इंदौर में, से चंबल नदी का उद्गम होता है। महू में से उद्गमित के कारण पश्चात उत्तर पश्चिम पूर्व दिशा के चंबल में उज्जैन हो गए रतलाम जिले में प्रभावित होते हुए मंदसौर की दक्षिण सीमा बनाती है। इसके पश्चात राजस्थान में प्रभावित होती है, राजस्थान कोटा और बूंदी जिले में प्रभावित होते हुए यहाँ पुनः दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं है। इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? चंबल में नहीं मिलती करके बोला है, तो बहुत ही आसान है। चंबल में नहीं मिलती करके बोला है तो काली सिंधु मिलती है चंबल में, पार्वती मिलती है चंबल में, क्षिप्रा नदी चंबल में मिल जाती है, लेकिन बेतवा यमुना में मिलती है। बेतवा बुंदेलखंड से बहती है, बुंदेलखंड क्षेत्र से बहती है, उत्तर की ओर जाती है और कहाँ में मिलती है? यमुना में मिलती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, चंबल यमुना अपवाद तंत्र के अंतर्गत यमुना की प्रमुख सहायक नदी व मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी कौन सी? चंबल की सहायक नदी और क्रमशः कालीभीत, क्षिप्रा हो गया, पार्वती हो गया, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है इसके यहाँ पे, कूनो हो गया, कुंवारी हो गया, और कुंद गुना जिले में बहती है। कुरई नाम की एक नदी है, बमनी, मेज और बनास, ये सब नदी मिलती है चंबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एमपीएसआई में पूछा गया है। मध्य प्रदेश की किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती के कहा जाता था? चरमावती कहा जाता था फ्रेंड्स चंबल नदी को। चंबल नदी के प्राचीन नाम मिल जाते, चरमावती हो गया, चर्मवती, उसके बाद चर्मवणती, धर्मावती, कामधेनु भी इसी का नाम है, आदि नामों से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। तो याद रख लेना है आपको चंबल नदी। पार्वती नदी जो है, पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। और चंद्रशेखर नहीं है, चंद्रकेसर है। चंद्रकेसर नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है, राइट साइड से आगे मिलती है उसमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी मध्य प्रदेश की नर्मदा है, दूसरे नंबर की चंबल, तीसरे नंबर की सोन। तो 3 याद रखना है आपको। चंबल नदी के अंतर्गत देखिए अपवाद तंत्र में इंदौर हो गया, धार, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, भिंड, मुरैना जिले से सम्मिलित है यानी बहती है। तो ये आपको याद रखना है। चंबल नदी की टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर। अपवाद तंत्र भी इंपॉर्टेंट बन जाता है इसका, 43200। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? तो देखिए, सीतारेवा नदी भी बहती है छिंदवाड़ा में, पेंच नदी भी बहती है छिंदवाड़ा में, कुल बेहरा नदी भी बहती है छिंदवाड़ा में। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुल बेहरा नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। कुल बेहरा नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है, आपको याद रखना है। कुलबेहरा नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। कुलबेहरा नदी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ तहसील से उद्गमित होती है, जो छिंदवाड़ा जिले के दक्षिण पूर्व भाग में प्रभावित होती हुई 80 किलोमीटर दूर तय करने के पश्चात बीसापुर चांदा के उत्तरी भाग में होते हुए पेंच नदी में मिल जाती है। इसका मतलब कुलबेहरा नदी दक्षिण की ओर बहती है और पेंच नदी में जाके मिल जाती है, फिर पेंच नदी आगे जाके कान्हन नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की उत्खत स्थला आकृति का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो उत्खत स्थला आकृति का निर्माण जो है चंबल नदी करती है। चंबल नदी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंबल नदी देखिए बता रहा हूं आपको, खडभूमि से होकर बहती, कभी क्वेश्चन आया। रेविंस से भी होकर बहती है, रेविंस उसी को कहा गया, खडभूमि को इंग्लिश में रेविंस कहा जाता है। स्ट्राइक वैली से होकर बहती, कभी क्वेश्चन आया, स्ट्राइक वैली से होकर बहती चंबल नदी। तो ये सब आपको याद रखना है। चंबल नदी अध्यारोपित नदी है, ये भी बन सकता है। अध्यारोपित नदी कौन सी है? तो ये याद रखना चंबल नदी है, जो मध्य प्रदेश में उत्खत भूमि वाली स्थलाकृति का निर्माण करती है। देखिए, रेविंस
आप चंबल भी कहा जाता है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर राजस्थान के से यहाँ से बहती है, आपको याद रखना है। उत्कल भूमि बीहड़ का निर्माण करती है। देखो बीहड़ का निर्माण पूछेगा तो चंबल नदी लगाना है। अब आप इसमें कंफ्यूजन मत होना कि बीहड़ बीहड़ नाम की एक और नदी है जो रीवा में बहती है, जिसपे सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो बीहड़ नाम की नदी एक अलग है और ये बीहड़ का निर्माण करती, गड्ढों का निर्माण करती। बड़े बड़े बीहड़ बन गए हैं जहाँ डाकुओं का गढ़ बन गया था पहले जमानों में, अभी नहीं है उतना, लेकिन गड्ढे हैं लेकिन डाकुएं नहीं है। तो ये अब समझ आ गया होगा। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य से मध्य से भी बहती है? किस राज्य के मध्य से भी बहती है? किस राज्य के मध्य से भी बहती है? तो ये बहुत आसान है। केन नदी निकलती है कटनी के कैमूर की पहाड़ी से, उत्तर की ओर बहती है। तो उसके बाद ऊपर में कौन आएगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में बहती है, याद रखना है। मध्य प्रदेश किस नदी का नाम प्राचीन नाम कर्णावती था? तो कर्णावती नाम था केन का। केन नदी का प्राचीन नाम था कर्णावती। इसका अन्य नाम मिल जाते हैं सुक्तिमती, धरणावती, धीरणावती। उसके बाद ये आप देख सकते कियाना भी है। कौन सी नदी पन्ना बाघ रिजर्व से गुजरती है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी निकलती है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व से निकलती है। पन्ना टाइगर रिजर्व से केन नदी निकलती है बीचों बीच से। तो केन नदी निकलती है पन्ना टाइगर रिजर्व से, और पन्ना टाइगर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है, तो याद रखना ये भी। आगे चलते हैं, इसके ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे बंजर नदी हो गया, बंजर नदी मंडला बालाघाट में बहती है। ये हालोन नदी मंडला में बहती है, नर्मदा की सहायक नदी है हालोन। उसके बाद ये चरण गंगा नाम की नदी बांधवगढ़ में बहती है। बांधवगढ़ उमरिया जिले में बहती है। तो ये आपको जानकारी होना था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में रानेह झरना किस नदियों द्वारा बनाया गया है? रानेह झरना, ये झरना पूछा जाता है। ये केन नदी और खदर नदी पर निर्मित है, ये बना हुआ है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खजुराहो से लगभग 22 किलोमीटर दूर केन और खादर नदी द्वारा रानेह जलप्रपात का निर्माण होता है। 2017 में खजुराहो स्थित रानेह जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के रूप में पुरस्कृत किया गया 2017 में। तो याद रखना है आपको। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। खजुराहो में मंदिरों के अंतर्गत सम्मिलित दूल्हा देव मंदिर खादर नदी के किनारे है। खादर नदी के किनारे दूल्हा देव मंदिर है खजुराहो में, तो इंपॉर्टेंट है। केन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा गाथा जलप्रपात भी निर्मित है। तो गाथा जलप्रपात भी बन जाता है केन नदी पर। तो उसके बाद आगे चलते हैं, जब आप अजयगढ़ के किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? तो अजयगढ़ का किला कहाँ पर है? अगर आपको पता रहेगा तो आप बिल्कुल सही कर लेंगे। अजयगढ़ का किला है फ्रेंड्स पन्ना जिले में, और पन्ना जिले से बहती है केन नदी। तो केन नदी हो जाएगा इसका आंसर बी। अजयगढ़ किले के समीप केन नदी को देखा जा सकता है। जैसे अपन अजयगढ़ के किले में खड़े हैं तो वहां से उसके सामने से केन नदी गई है, तो केन नदी को देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में केन नदी के पूर्वांचल में डगई परिक्षेत्र के अंतर्गत केदार पर्वत पर अजयगढ़ का किला बना हुआ है। अजयगढ़ के किले की वास्तुकला स्थापकला की तुलना खजुराहो के मंदिरों से की जाती है तथा इसे मदर ऑफ खजुराहो भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, अजयगढ़ के किले को मदर ऑफ खजुराहो भी कहा जाता है। खजुराहो के मंदिरों को चंदेल राजाओं ने बनवाया था। यह है छतरपुर जिले में। उसके बाद आगे चढ़ते हैं, अजयगढ़ के किले के नीचे अजयपाल नामक झील भी है। तो अजयपाल नामक झील भी मिल जाएगी आपको पन्ना में, अजयगढ़ के किले के बीचों बीच। मध्य प्रदेश के केन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो केन नदी का उद्गम जो है कैमूर की पहाड़ी कटनी से होता है फ्रेंड्स। कैमूर की पहाड़ी कटनी से होता है। तो आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार लिखी हुई है। उसके बाद अगला, कोपरा, व्यामा और वीराना किस नदी की सहायक नदी है? तो ये केन नदी की सहायक नदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। केन नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी कटनी से होता है और यमुना की सहायक नदी है। लेकिन सहायक से पहले इसमें 2-3 नदी आके मिलती है जो इंपॉर्टेंट है, कोपरा, व्यामा और वीराना और श्यामरी। ये कुछ नदियां हैं फ्रेंड्स, जिसमें से उर्मिल नदी भी इंपॉर्टेंट है, छतरपुर में है। ये उर्मिल परियोजना पढ़े थे अपन ने, छतरपुर। एक ये बाना नदी, तो ये सब नदी इसकी सहायक नदी केन नदी की। केन की सहायक रनगांव नदी पर वर्ष 1950 रनगांव बांध
रनगांव बांध इंपॉर्टेंट है, रनगांव बांध केन नदी पर है। और केन और सिमरी नदी के संगम पर गंगऊ बांध, एक गंगऊ अभ्यारण्य भी पढ़े हैं अपन ने जो पन्ना जिले में है, और वैसे ही यहाँ पे एक गंगऊ बांध है, बांध गंगऊ बांध और बरियारपुर बांध, ये दो इंपॉर्टेंट है। गंगऊ बांध और बरियारपुर बांध निर्मित है केन और सिमरी नदी के संगम पर। केन और सिमरी नदी के संगम पर गंगऊ बांध और बरियार बांध निर्मित है। केन और सिमरी नदी केन की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा से बहने वाली नदी का नाम बताइए बोला है, तो क्वेश्चन इसका आएगा जामनी नदी। तो देखिए जामनी नदी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बेतवा समझ रहे थे तो ठीक है, लेकिन बेतवा ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए जमानी बेतवा की एक सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से प्रभावित होती है। जामनी नदी का उद्गम सागर जिले से होता है तथा यह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई निवाड़ी के समीप 201 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ओरछा के समीप बेतवा नदी में मिल जाती है। ओरछा के समीप बेतवा नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी में जामुनिया गांव के समीप 62-72 में जामानी बांध का निर्माण किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, जामनी नदी और जामानी बांध दोनों उसी में है, तो याद रखना है। तो याद हो जाएगा, याद कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, याद रखना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बेतवा नदी भी बनाती है और जामनी नदी भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से किस नदी का उद्गम होता है जिसे पुष्पावती के नाम से जाना जाता है? तो पुष्पावती पाहुज नदी को बोला जाता है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से सिंध की एक सहायक नदी जिसका नाम है पाहुज नदी का उद्गम होता है, जो मध्य प्रदेश के दतिया हो गया, टीकमगढ़, निवाड़ी और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बहती है। दतिया जिले का प्रसिद्ध बालाजी सूर्य मंदिर पाहुज नदी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट है। बालाजी सूर्य मंदिर ये पाहुज नदी के किनारे है। और झांसी में पाहुज नदी पर, झांसी आ जाता है उसके ऊपर, झांसी में पाहुज पर पाहुज बांध बना हुआ है। तो पाहुज बांध झांसी में है, याद रखना है, पाहुज नदी पे। मध्य प्रदेश की एक नदी है टीकमगढ़ जिले से निकलती है जिसका नाम पुष्पावती के नाम से जाना जाता है, पाहुज नदी को। तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन एमपीएसआई 2017 में पूछा गया, इसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली घासान नदी किसकी सहायक नदी है? घासान नदी बेतवा की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जसरथ पर्वत से उद्गमित होने वाली घासान नदी बेतवा की एक सहायक नदी है। इसे दरसाण नदी के नाम से भी जाना जाता है, दरसाण नदी के नाम से भी जाना जाता है घासान नदी को, याद रखना है। घासान नदी झांसी हो गया, हमीरपुर, जालौना जिले के संधि स्थल किससे होते हुए बेतवा के बाएं तट पर जाकर मिल जाती है। बेतवा की सहायक है, बेतवा के बाएं तट पर जाके मिल जाती है। तो घासान नदी इंपॉर्टेंट है। घासान से क्वेश्चन बन सकता है, देखिए बता रहा हूं मैं आपको यहां से, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बड़ा तहसील में गोंड शासक सूरत शाह द्वारा निर्मित धमोनी का दुर्ग, एक दुर्ग है, एक किला है जिसका नाम है धमोनी का दुर्ग घसान नदी के तट पे बसा हुआ है। धमोनी का दुर्ग घासान नदी के तट पे बसा हुआ है। और धमोनी में एक उर्स भी लगता है, एक धमोनी में धमोनी उर्स के नाम से धमोनी उर्स भी लगता है जो सागर जिले में है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो महानदी ऐसी नदी है जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है महानदी। तो महानदी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना है इसको, महानदी। तो देखिए मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से स्थित मैकाल श्रेणी के अंतर्गत से ही निकलती है ये। मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक क्षेत्र के से महानदी का उद्गम होता है जो दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई पारादीप उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी एक अनुवर्ती नदी है जिसका अपवाद द्रोणी का 53% मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 47%, बाकी उड़ीसा में है। तो ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। तो ये अनूपपुर जिले की हंस 2 तथा
टांडा नदी इसकी सहायक नदी है। हंस 2 तथा टांडा इसकी सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। और ये निकलती कहाँ है, स्पेशल जगह का नाम पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीहोवा नामक स्थान से निकलती है। अमरकंटक के छत्तीसगढ़ के सीहोवा नामक स्थान से निकलती है महानदी। महानदी याद रखना है, डेल्टा बनाती है। मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा सी। सोनार नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन व सागर जिले के मध्यवर्ती निचली पहाड़ी से उद्गमित होने वाली सोनार नदी मुख्य रूप से केन की सहायक नदी है। सोनार नदी को सुनार नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 186 किलोमीटर है। सोनार नदी की सहायक नदियों के रूप में दाहिने तट पर कोपरा हो गया, कोपरा और ब्यारमा नदी बाएं तट पे मिलती है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी कहां जाएगी? तो बेतवा नदी अपने यहां से निकलेगी और उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलेगी ना, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं यहां से। देखिए बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी से बारे में आपको तो पता ही है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। ये यमुना की एक सहायक नदी है, तो मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के मध्य प्रभावित होती है। बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है, जिसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत बेतवा नदी की लंबाई 380 किलोमीटर है। बेतवा नदी का अधिकांश जलग्रहण क्षेत्र पूर्वी मालवा है। पूर्वी मालवा क्यों कहा गया? देखिए ये मालवा का पठार होगा तो यहां से गई है ना, तो पूर्वी मालवा। इधर ये बुंदेलखंड हो गया, यहाँ बुंदेलखंड, तो पूर्वी मालवा है। बेतवा नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र इतना है, जिसमें से इतने किलोमीटर। उसके बाद देखिए बेतवा नदी के तट पे कौन कौन से शहर या जगह या स्थान बसे हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लीजिए घसान नाम का एक स्थान है। बीना आता है सागर में, बीना तहसील है सागर में। ये किसके किनारे? बेतवा के किनारे। बेस, विदिशा का बेस नगर सुना होगा आपने, तो बेस भी इसी के किनारे है। जामनी, यानी ये फ्रेंड्स ये नदी का नाम है जो इसकी सहायक नदी है। बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो घासान हो गया, बीना नाम की नदी है। बेस और जामनी, केन और मालिनी इसकी बेतवा की सहायक नदी है। आपको नाम याद रखना है बेतवा की कौन सी सहायक नदी है। घासान, बीना, बेस, जामनी, केन, मालिनी आदि बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किस नदी को वेत्रवती के नाम से जाना जाता है? तो वेत्रवती के नाम से बेतवा नदी को जाना जाता है। बेतवा नदी के कुछ नाम मिल जाते हैं। और बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। सर्वाधिक प्रदूषण के कारण कहा गया है। तो देखो पुराणों तथा साहित्यिक कृतियों में बेतवा नदी को वेत्रवती प्रदान किया गया। वेत्रवती के नाम से जाना जाता है। वारा पुराण में बेतवा नदी को भागीरथी नदी गंगा के समान पवित्र एवं श्रेष्ठ बताया गया है। तो वाराह पुराण में वाली बात कही गई है। वाराह पुराण में वेत्रवती बेतवा नदी को भागीरथी नदी गंगा के समान पवित्र एवं श्रेष्ठ बताया गया है। इसके अतिरिक्त पद्म पुराण में भी कुछ कहा गया है, तो ये देख लेना है आपको। बाणभट्ट की कादंबरी और कालिदास के मेघदूत में बेतवा नदी का वेश और वेत्रवती के रूप में उल्लेख मिलता है। तो याद रखना है बाणभट्ट की जो रचना है कादंबरी, उसमें भी बेतवा नदी का उल्लेख है। और कालिदास की जो रचना है मेघदूत इसमें भी मिल जाता है बेतवा नदी का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे शिव की पुत्री लिखा हुआ है। बेतवा नदी का अन्य नाम शिव की पुत्री, लेकिन ये कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं लगाना है, नर्मदा नदी को लगाना है फ्रेंड्स। नर्मदा नदी को कुछ ग्रंथों में शिव की पुत्री कहा गया, भगवान शिव की पुत्री कहा गया है, माना जाता है। तो नर्मदा नदी को लगाना है, ये शिव की पुत्री इसमें नहीं लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश से किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा हुआ था? चेदी राज्य याद आ रहा है क्या आपको? चेदी राज्य याद आ रहा होगा। ये मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे। मध्य प्रदेश में एक महाजनपद का नाम क्या था? अवंती, और एक का नाम था चेदी। तो चेदी और अवंती था, तो ये याद रखना 2 महाजनपद थे। तो यहाँ पे चेदी राज्य की बात की गई है। चेदी राज्य का शासक शिशुपाल था, जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी। शिशुपाल था, जिसकी राजधानी सुक्ति या सुक्तमती बोलते हैं या सुक्तिमती, जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी। चेदी राज्य की राजधानी सुक्तिमती थी। इसका शासक शिशुपाल था। तो बात क्या कही गई है कि चेदी राज्य किसके किनारे बसा हुआ था? तो ये इसका आंसर बहुत ही शानदार है। ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ था ना चेदी राज्य। तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी से दक्षिण में बेतवा नदी के किनारे चेदी राज्य स्थित था। चेदी राज्य का विस्तार सोनभद्रा घाटी से लेकर नर्मदा घाटी के मध्य था। इतना बड़ा था ये। सोनभद्रा नदी बहती है उत्तर प्रदेश में, सोनभद्रा से लेके
मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी तक था, जिससे मध्य में वेत्रवती, बेतवा और सुक्तिमती केन नदी प्रभावित होती थी। तो इसके मध्य से ये दो नदियां बहती थी, ये बताया गया है। तो आगे चलते हैं और क्या बताया गया। प्राचीन विदिशा नगरी बेस नगर बेतवा और बेस नदी के संगम पर भी उल्लेख प्राप्त है। चेदी राज्य का उल्लेख, यानी देखिए भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में थे। तो महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ अग्नुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी अग्नुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है फ्रेंड्स। तो अग्नुत्तर निकाय जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ था और भगवती सूत्र था बौद्ध धर्म के ग्रंथ अग्नुत्तर निकाय से मिलती है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। तो बेतवा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, ये कुमरा गांव, रायसेन जिले के कुमरा गांव। तो कुमरा, सिर्फ कुमरा भी मिल जाता है कई बार ऑप्शन में, इसलिए आपको जगह का नाम भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स बात हो रही थी बेतवा नदी की। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरा गांव से हुआ है। कुमरा गांव का नाम याद रखना है, कुमरा गांव, रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है। रातापानी अभ्यारण्य है रायसेन में, उसके अंतर्गत कुमरा गांव के समीप से हुआ है। इसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पे बसा हुआ है। तो विदिशा जिला जो है ये बेतवा नदी के तट पे बसा हुआ है। तो देखिए इसके अतिरिक्त बहुत सारे नगर हैं जो इसके तट पे बसे हैं, जैसे रायसेन हो गया, विदिशा। देखो भोपाल जिले से गुजरती है, इसलिए भोपाल भी सही है। भोपाल जिले से गुजरी है, भोपाल तट पे तो नहीं बसा है लेकिन भोपाल जिले से गुजरी है ये नदी। उसके बाद अशोकनगर जिला, निवाड़ी और टिक्कमगढ़ के बाद ओरछा नामक स्थान आएगा, ओरछा। तो ओरछा भी देखो और आगे लिखा है। बेतवा नदी के तट पर सांची बसा हुआ है, सांची आता है रायसेन में। भोजपुर शिवलिंग ये भी रायसेन जिले में। भोजपुर शिवलिंग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है ये। इसे पूर्व का सोमनाथ कहते हैं, पूर्व का। विदिशा बसा हुआ है, ओरछा आता है निवाड़ी में, निवाड़ी जिले में चले गया ओरछा, तो ये बसा हुआ है। चंदेरी जो अशोकनगर में है, चंदेरी वो भी बसा हुआ है किसके, बेतवा नदी के तट पे। ऐतिहासिक व पवित्र स्थल स्थित है, ऐतिहासिक व पवित्र स्थल स्थित है। बेतवा नदी के किनारे रायसेन जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग, देखो मैंने बात किया था ना अभी, उत्तर भारत बोले या पूर्व का बोले, उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मंदिर या है, तथा साइकोलोपियन बांध भी स्थित है फ्रेंड्स यहाँ पर बेतवा नदी पे यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है साइकोलोपियन बांध, रायसेन में। अगला चलते हैं, हलाली जलाशय किस नदी पर निर्मित है और पहले यहाँ कहाँ जाता था, पहले क्या कहा जाता था। तो हलाली नहर अपन ने पढ़े विदिशा जिले में, और हलाली जलाशय का बात हुई है यहाँ पे। हलाली नहर विदिशा में बहती है, हलाली जलाशय विदिशा में, हलाली परियोजना। तो विदिशा यहाँ पे क्या पूछा है, उसे पहले क्या कहा जाता, तो इसको पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा की सहायक नदी है, हलाली नदी पर हलाली परियोजना स्थित है, जिसे सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। हलाली नदी का शब्दार्थिक अर्थ होता है कत्ल की नदी। हलाली नदी का शब्दार्थिक अर्थ कत्ल की नदी। इसके अतिरिक्त हलाली नदी को स्थानीय लोगों द्वारा बाण गंगा एवं थाल गंगा भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा बाण गंगा और थाल गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ओरछा अपन जाते हैं, निवाड़ी में चले गया ये, निवाड़ी में। तो ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है, कंचन घाट किस नदी पे स्थित है। तो अब भी अपन ने बात किए थे, ओरछा विदिशा नदी के तट पे बसा हुआ है निवाड़ी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा आंसर होगा बेतवा। तो ये देखो ये बेतवा, ये जहांगीर महल भी मिल जाता है इसके किनारे, राय प्रवीण महल भी मिल जाता है, पालकी महल, बुंदेलकालीन छतरियां, राम राजा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर आजाद गुफा। वहां पे एक गुफा है फ्रेंड्स जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद गुफा, तो नाम रख दिया गया उस गुफा का चंद्रशेखर आजाद गुफा। महात्मा गांधी का अस्थियां विसर्जन स्थल भी ऐसा है, लेकिन महात्मा गांधी का अस्थि विसर्जन कहाँ किया गया था, तिलवारा घाट, नर्मदा नदी। आगे चलते हैं यहाँ से, और क्या
बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है किसको? निवाड़ी जिले के लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर देवगढ़ नामक स्थान है। देवगढ़ नामक स्थान को बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है। उसके बाद यहां से देखा जाए तो बेतवा पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर परीक्षा बांध, माता टीला बांध इंपॉर्टेंट है, और टूकवा बांध से निर्मित कराया गया देवगढ़, ये आप पढ़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? अब भी बात हो गई है, गंगा मध्य प्रदेश की बोलते हैं बेतवा नदी को, और मालवा की गंगा बोलते हैं क्षिप्रा नदी को। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना। ये देखो ये, और गंगा मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अपन ने इसको पढ़ लिए हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये मध्य प्रदेश की गंगा दो कारणों से कहा जाता है। एक वाराह पुराण में भागीरथी गंगा के नाम से पवित्र श्रेष्ठ नदी बताया गया है, और दूसरा ये है गंगा कहने के संदर्भ में महत्वपूर्ण तर्क बताया गया है कि बेतवा नदी का प्रदूषण स्तर है, तो सर्वाधिक प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की भी गंगा कहा जाता है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है? विभाजित करती है, बांट देती है दो अलग अलग इसमें। तो गुना जिले को सिंध नदी विभाजित करती है फ्रेंड। सिंध नदी, मध्य प्रदेश में सिंध नदी गुना जिले को दो भागों में विभाजित करती है। सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से हुआ है। सिरोंज तहसील इंपॉर्टेंट है, विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से हुआ है सिंध नदी का उद्गम स्थल। आगे चलते हैं, उसके बाद एक बांध दिख रहा है इंपॉर्टेंट, ये सिंध नदी पर शिवपुरी में माड़ी खेड़ा परियोजना स्थापित है। ये माड़ी खेड़ा परियोजना का नाम अटल सागर परियोजना के नाम पर रखा गया है। माड़ी खेड़ा परियोजना का नाम अटल सागर परियोजना के नाम पर रखा गया है। वहां पे बांध भी बना है, माड़ी खेड़ा बांध, माड़ी खेड़ा बांध जिसे अटल सागर बांध कहते हैं, शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर। एवं दतिया जिले में सेवड़ा बांध, सेवड़ा बांध भी सिंध नदी में बना है दतिया में। इसके अतिरिक्त दतिया जिले में सिंध नदी पर सनकुआ जलप्रपात भी है, सनकुआ जलप्रपात भी है, सनकुआ मंदिर भी है एक वहां पे, सनकुआ जलप्रपात भी है। सेवड़ा में स्थित सिंध नदी के किनारे कन्हरगढ़ का किला बसा हुआ है। कन्हरगढ़ का किला कहां पर है? दतिया में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश के सीतारेवा नदी का उद्गम किस जिले से होता है? सीतारेवा नदी जो है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले से होता है। छिंदवाड़ा जिले से होता है। सीतारेवा नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले के छींद गांव से होता है, तथा नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा के समीप गाडरवाड़ा आता है ना, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर पे गाडरवाड़ा के समीप सीतारेवा नदी नर्मदा में मिल जाती है। सीतारेवा नदी को स्थानीय स्तर पर वाराही गंगा के नाम से जाना जाता है, वाराही गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसे श्रापित नदी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की श्रापित नदी किसे कहा गया? सीतारेवा नदी को कहा गया। सीतारेवी नदी पर छिंदवाड़ा जिले में सावल खेड़ा बांध स्थित है, सावल खेड़ा बांध स्थित है। आगे चलते, मध्य प्रदेश में किस जिले में चचई जलप्रपात स्थित है? चचई जलप्रपात है, ये वीहड़ नदी पर है और ये रीवा में है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर ऊंचा है। तो देखिए, तो याद रखना है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात होने के कारण चचई जलप्रपात को भारत का नियाग्रा, भारत का नहीं, मध्य प्रदेश का नियाग्रा कहा जाता है। मध्य प्रदेश का नियाग्रा कहा जाता है। एक नियाग्रा जलप्रपात हुआ है, विश्व में है, ऊंचा है, अच्छा, कनाडा में। तो इसको संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश का नियाग्रा किसे कहा जाएगा? जो सबसे ऊंचा होगा मध्य प्रदेश का, और वो चचई जलप्रपात है बीहड़ नदी पर, बीहड़ नदी पर है, रीवा में। याद रखना है 130 मीटर ऊंचा है, इसलिए सबसे ऊंचा है। लेकिन बात करें अपन, तो देखो उसके बाद यहाँ पे आगे एक आंकड़ा मिलता है, देखो चचई जलप्रपात के स्थान पर बहुटी जलप्रपात को मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाएगा। क्यों माना जाएगा अपन आगे देखेंगे, अभी क्यों माना जाएगा। तो उसकी ऊंचाई बाद में नापी गई है, तो ज्यादा है 100, आगे देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट है 88 नंबर का। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक तरफ नदी दी हुई है और एक तरफ शहर दिया हुआ है, और अपने को सूची दी हुई है और बताना है कि कौन सा किसके नदी के तट पे बसा हुआ है। तो अपन इसका डायरेक्ट आंसर में फोकस करते हैं, क्योंकि अपने को तो सीखने से मतलब रखना है और आंसर से मतलब रखना है। क्या है कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, अपने को सीखना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पार्वती नदी की। पार्वती नदी के किनारे आष्टा स्थित है। आष्टा, यह आष्टा कहाँ पर आता है? ये आष्टा आता है सीहोर में एक तहसील है, स्थान का नाम है, तीर्थ है सीहोर में, सीहोर। तो आष्टा कहाँ है फ्रेंड्स? सीहोर में है। आष्टा के बाद
एक और देखो, शाजापुर भी इसके किनारे बसा हुआ है, पार्वती नदी के किनारे शाजापुर है, राजगढ़ है और आष्टा है। तो आष्टा सीहोर में है, याद रख लेना है। आष्टा कहाँ पर है? आष्टा तीर्थ या आष्टा नामक स्थान या तहसील भी है आष्टा, ये सीहोर में है, पार्वती नदी के किनारे है ना। तो अगर आपको ये पता रहेगा कि पार्वती नदी कहाँ से निकली है तो आप उसको सही कर लोगे, आप उसको सही कर लोगे तो आप बता सकते हो पार्वती नदी कहाँ से निकली है। आप बता सकते हो पार्वती नदी कहाँ से निकली है। तो पार्वती नदी सीहोर से ही निकली है ना फ्रेंड्स, पार्वती नदी सीहोर से ही निकली है। विद्य कगार यानी सीहोर से निकली है पार्वती नदी। तो सीहोर में ही ये आष्टा मिलता है, याद रखना है, आष्टा सीहोर में है। तो मैंने बता दिया आपको, पार्वती नदी किनारे शाजापुर है, राजगढ़ है, आष्टा है। तो ये 2-3 नाम याद रखना है। ताप्ती नदी की बात कर लेते हैं। ताप्ती नदी अपन ने पढ़ ली है, कहाँ से निकली है? मुल्ताई तहसील से निकली है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अब इसके किनारे नेपानगर आता है और नेपानगर है बुरहानपुर में। नेपानगर कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। नेपानगर कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। तो इसके किनारे नेपानगर अखबारी कागज यानी न्यूज प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, औद्योगिक क्षेत्र है एक प्रकार का, न्यूज प्रिंट व पेपर मिल के लिए जाना जाता है। नेपानगर बुरहानपुर में है और इसके किनारे मुल्ताई तहसील भी स्थित है। इसके किनारे गुजरात में सूरत भी स्थित है, सूरत गुजरात में सूरत भी स्थित है, याद रखना है। आगे चलते हैं खान नदी। खान नदी के तट पे इंदौर शहर बसा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये। खान नदी के तट पे इंदौर शहर बसा हुआ है, याद कर लेना है आपको। ये नदी आपको देखने मिलेगी वहां पे, छोटी नदी है, आजकल दिखाई नहीं देती उतना। तो इंदौर शहर बसा हुआ है खान नदी के तट पे, याद रखना है। काली सिंध नदी की बात कर लेते हैं। काली सिंध नदी के बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? काली सिंध नदी कहां से निकलती है? आपको याद होगा, काली सिंध नदी बागली तहसील से निकलती है। बागली तहसील कहां से? देवास से। तो देखो, देवास बसा हुआ है, बागली नामक स्थान बसा हुआ है। बागली याद आया आपको? काली सिंध बागली, ये बागली नामक स्थान से निकलती है और बागली खुद काली सिंध नदी के तट पे बसा हुआ है। देवास बसा हुआ है, बागली देवास में आता है। और सोनकच्छ, ये सोनकच्छ भी काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी देवास में है, सोनकच्छ। तो याद रखना है आपको। उसके बाद देवास, तो 3 मिल जाते हैं काली सिंध के किनारे, देवास हो गया, सोनकच्छ और बागली। आगे चलते, तवा नदी के किनारे पचमढ़ी स्थित है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, होशंगाबाद जिले में आता है पचमढ़ी। उसके बाद सिंध नदी के किनारे क्या क्या स्थित है? सिंध नदी से पता होना क्या क्या स्थित है। सबसे पहले तो सिंध नदी जो है गुना जिले की सिरोस तहसील से निकलती है, यानी विदिशा जिले की सिरोस तहसील से निकलती है। विदिशा जिले की सिरोस तहसील से निकलती है सिंध नदी। और सिंध नदी के किनारे शिवपुरी बसा हुआ है, दतिया बसा हुआ है, 2 बसें, शिवपुरी और दतिया, याद रखो आप बस। शिवपुरी और दतिया सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे क्या क्या बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे आपको बता दूं मैं, महू बचा हुआ है, जो इंदौर का महू है, महू भी बसा हुआ है। श्योपुर भी बसा है, श्योपुर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्योपुर, रतलाम कोई बोल सकते हैं, उस जिले से गई है, रतलाम बसा हुआ है। मुरैना बसा हुआ है, मुरैना। और कोटा ही बसा है, जो राजस्थान का जिला है कोटा, तो कोटा भी बसा हुआ है फ्रेंड्स। तो इतने शहर मिल जाएंगे अपने को चंबल नदी के तट पे। कोटा याद रखना है, कोटा राजस्थान में, कोटा वो जो है चंबल नदी के तट पे बसा हुआ है, मुरैना बसा हुआ है। आगे चलते हैं पार्वती नदी की अब भी बात किया था अपन ने, राजगढ़ बसा हुआ है। माही नदी की बात कर लेते हैं। माही नदी के किनारे धार जिला बसा हुआ है, धार से ही निकलती है, तो धार से ही निकली, तो धार हो गया। और एक और धार में एक तीर्थ मिल जाता है, कूची तीर्थ, ये भी बसा हुआ है माही नदी के तट पे, ये धार में है, तीर्थ स्थान है एक प्रकार का, तो याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, सिवना नदी की बात कर लेते हैं। सिवना नदी मंदसौर में बहती है फ्रेंड्स, सिवना नदी मंदसौर में बहती है। मंदसौर में विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर सिवना नदी के तट पर बसा हुआ है, मंदसौर जिले में। पशुपतिनाथ के 2 मंदिर मिल जाते हैं विश्व में। एक मंदिर है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है, बागमती नदी के तट पर। बागमती नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू शहर में है, बागमती नदी के तट पर। और दूसरा पशुपतिनाथ का मंदिर मिल जाएगा सिवना नदी के तट पर, सिवना नदी के तट पर, जो मंदसौर में है। तो क्वेश्चन आते रहता है, याद रखना है आपको। सिवना नदी के तट पर मंदसौर बसा हुआ है और पशुपतिनाथ का मंदिर भी वहीं पे है।
नर्मदा नदी के किनारे क्या क्या बसा हुआ है देख लेते हैं। नर्मदा नदी के किनारे हरदा बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट है हरदा। हरदा हरदा में ही नाभि स्थल कहलाता है हरदा नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी के बारे में बता दूं मैं आपको, नर्मदा नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं आपको याद रखना है। देखिए जबलपुर हो गया, होशंगाबाद, महेश्वर, ओमकालेश्वर, बड़वानी, मंडला, बड़वानी के बाद झाबुआ भी है, निमाड़, बड़वाहा, ये बड़वाहा नाम का जगह है, हांडिया, नरसिंहपुर, पुनासा, निमाड़ बता दिया, निमाड़ तो, नेमावर, ये नेमावर तीर्थ है, एक देवास में आता है नेमावर तीर्थ, और बड़वाहा, ये बड़वाहा जो है ये खरगोन में एक जगह का नाम है बड़वाहा, और मंडलेश्वर इंपॉर्टेंट है, मंडलेश्वर नर्मदा नदी के किनारे है मंडलेश्वर। मंडलेश्वर जो है महेश्वर के बाद आता है, खरगोन में ही महेश्वर के बाद आता है। तो ये पूरे जगह के नाम बताया मैंने, लिख के नहीं बताया, आपको बोल के बता दिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और क्या बच गया। सोन नदी के किनारे बात करते हैं, शहडोल बसा हुआ है। सोन नदी के किनारे क्या है, सोन नदी के किनारे क्या है, शहडोल बसा हुआ है, शहडोल। शहडोल में ही बांध बनने वाला है एक सोन नदी पर, तो उसको देख सकते हैं आप। सोन नदी पर शहडोल बसा हुआ है। बेतवा नदी के किनारे सांची बसा हुआ है, बेतवा नदी के किनारे ओरछा भी बसा हुआ है, सांची बसा हुआ है, विदिशा बचा हुआ है, और ओरछा, सांची, विदिशा, गुना, भोपाल, ये कुछ जगह के नाम है जो बसे हुए हैं। बेतवा नदी के किनारे देखो गुना भी बसा हुआ है, बोल के बता दिया था अभी। वैनगंगा नदी इंपॉर्टेंट है, वैनगंगा नदी सिवनी के पठार से निकलती है, सिवनी बसा हुआ है। दूसरा बालाघाट शहर वैनगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है, याद रखना है, बालाघाट शहर वैनगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। सिवनी जिले की जीवन रेखा कहा जाता है वैनगंगा नदी को, और वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है, वर्धा नदी में जाके मिल जाती है। आगे चलते हैं, नर्मदा नदी के किनारे बड़वानी बसा हुआ है, बात हो गई इसकी। सिंध नदी के किनारे लाहार, लाहार, लाहार बसा हुआ है। अब ये बताएंगे आप कि लाहार क्या है। लाहार बसा हुआ है फ्रेंड्स, लाहार, ये लाहार जो है एक प्रकार का, लाहार जो है ये भिंड में पड़ता है, एक भिंड में, भिंड भिंड भिंड, लाहार भिंड में पड़ता है, सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना है। उसके बाद काली सिंध नदी के किनारे बागली, बागली देवास में, बागली तहसील से ही निकलती काली सिंध नदी। माही नदी के किनारे कूची तीर्थ, अब भी बात किया था मैंने, कूची तीर्थ मिल जाएगा आपको। नर्मदा नदी के किनारे निमाड़, बहुत आसान है, नर्मदा के किनारे महेश्वर, और नर्मदा के किनारे मंडलेश्वर। मंडलेश्वर, मंडलेश्वर जो है महेश्वर से 8 किलोमीटर दूर है, बाद में पड़ता है, महेश्वर के 8 किलोमीटर बाद पड़ता है मंडलेश्वर। चंबल नदी, चंबल नदी के तट पर श्योपुर बसा, बता दिया था, और चंबल नदी के तट पर महू बसा हुआ है, महू 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 जो इंदौर में आता है। तो ये पूरे तट पे बसे, याद रखना है आपको, पूछे जा सकते हैं कई बार। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, 89वें नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में बेहूटी या बहुटी, बेहूटी या बहुटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बेहूटी जलप्रपात, बेहूटी जलप्रपात रीवा जिले में है, कोई दिक्कत नहीं है। बेहूटी जलप्रपात ये ओदा नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, तो इसमें आप कंफ्यूजन होंगे, इसलिए मैं आपको बता दूं ये ओदा नदी पर स्थित है, आपको याद रख लेना है बिल्कुल भी। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के नाईगढ़ी तहसील के अंतर्गत टोम्स की सहायक नदी ओदा, टोम्स नदी पर नहीं है, टोम्स की सहायक नदी ओदा नदी पर बेहूटी जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 142 मीटर है। देखिए यहां पे अब क्या बात आ रही है, 142 मीटर है। अपन ने इसके पहले बात किए थे चचई जलप्रपात की जिसकी ऊंचाई 130 मीटर थी, लेकिन ये 142 है। तो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात तो है, लेकिन अगर आंकड़ा देखा जाए तो ये बहुटी जलप्रपात को भी सबसे ऊंचा कह सकते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर के हिसाब से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुराने आंकड़ों को देखा जाए और पुराने ही पेपर रिपीट होते हैं उनको देखा जाए तो चचई जलप्रपात बिल्कुल सही है। तो चचई लगाइए आप, चचई आएगा। तो आगे चलते हैं, 2016-17 में मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में ताज पोषित रह चुके चचई जलप्रपात के स्थान पर बहुटी जलप्रपात को मध्य प्रदेश का नवीनतम सबसे बड़ा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर 2015-16 के आंकड़ों पर आधारित था, जिसका उत्तर आंकड़ों पर ही आधारित रहेगा, यानी प्रश्न की प्रकृति के आधार पर प्रदान किया जा सकता है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। महाना नदी पर स्थित है क्योटी जलप्रपात, महाना नदी पर। तो ये रीवा में ही है ये भी, तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सिरमौर विकासखंड क्षेत्र में बदराहा घाटी के अंतर्गत टोम्स नदी की सहायक नदी महाना, टोम्स नदी की सहायक नदी है महाना नदी पर क्योटी जलप्रपात स्थित है जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है। आगे चलते हैं, ऐसा देखा जाए तो 24वें नंबर का भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है।
मध्य प्रदेश की टोम्स और उसकी सहायक नदियों द्वारा जलप्रपात दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, रीवा जिले में, याद रखना है, बीहड़ नदी पर है, रीवा जिले में। और बीहड़ किसकी सहायक नदी है? टोम्स की। पूर्वा जलप्रपात तमसा नदी पर है, तमसा नदी को टोम्स नदी भी कहा जाता है, तमसा नदी पर है, याद रखना है, रीवा में ही है पूर्वा। बेहुटी जलप्रपात ओदा नदी पर है, रीवा में, बेहुटी जलप्रपात ओदा नदी पर। और क्योटी जलप्रपात महाना नदी पर है, महाना नदी पर है, महाना भी उसकी सहायक है, किसकी? टोम्स की। अब बात करते हैं अपन बेलौही, ये बेलौही नाम का जलप्रपात है जो रीवा में है। ये अगर देखा जाए तो गोरमा नदी पर है, गोरमा नदी, वहां पे एक नदी है गोरमा नदी, ये देख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बेलौही जलप्रपात रीवा में ही है, याद रखना, इतने जलप्रपात मिल जाते हैं रीवा में। अगला क्वेश्चन 91वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानुपुर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपति नाथ का मंदिर किस नदी के तट पे स्थित है? अब भी बात किए थे अपन ने, सियूना नदी के तट पे स्थित है मंदसौर जिले में भगवान पशुपति नाथ का मंदिर। एक विश्व प्रसिद्ध पशुपति नाथ का मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, बागमती नदी के तट पर। अब बात कर लेते हैं अपन मंदसौर जिले की, यानी जो ये नदी है फ्रेंड्स, सियूना नदी तो है चंबल की प्रमुख सहायक नदी है, सियूना नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। और सियूना नदी का उद्गम जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अरनोद तहसील में सियूना नामक ग्राम से हुआ है। तो यानी समझ लीजिए राजस्थान से भाई के इधर आती है और चंबल नदी में मिल जाती है, रास्ते में मिलता है मंदसौर। तो याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताया गया, अगला क्वेश्चन में सूची दी हुई है, नदी दी हुई है और जलप्रपात दिया हुआ है। तो अपने को डिस्कस करना है और मिलाना है। तो अपन सीधे आंसर पे फोकस करते हैं, क्योंकि अपने को तो सीखना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन के तरीके दिए रहते हैं, वैरायटी दी रहती है कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंध नदी पर भूरा खो जलप्रपात है शिवपुरी में। तो ये जो छोटे जलप्रपात है कुछ, जो कभी ज़्यादातर परीक्षा में तो नहीं आए, लेकिन जो अपने स्टेट लेवल की स्टाइल है परीक्षा में पूछने की, वो ऐसे छोटे जलप्रपात ही पूछ लेता है। खास करके व्यापम हो गया, पुलिस की एग्जाम इसमें उसमें, इसलिए अपने को ये जलप्रपात भी देख के जाना है फ्रेंड्स। तो अपन बात कर लेते हैं इसी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन, सिंध नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम भूरा खो जलप्रपात शिवपुरी में। बूधना नदी पर है दागोना जलप्रपात डिंडोरी में। वैनगंगा नदी पर नहीं है, ये गलत छपा है। गांगुलपारा जलप्रपात बालाघाट में फ्रेंड्स, लेकिन वैनगंगा नदी पे नहीं है, ये याद रखना है आपको। गांगुलपारा बांध है एक, वहाँ पे एक जलप्रपात भी है जो कहाँ पर है, बालाघाट जिले में पड़ता है, बैहर तहसील तरफ। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको याद रख लेना है बस, लेकिन ये वैनगंगा नदी पे नहीं है। किलकिला नदी पर कोआसेह जलप्रपात है, ये पन्ना में। उसके बाद केन नदी पर रानेह जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखो गांगुलपारा जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, रानेह जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, केन नदी पर है छतरपुर में। कान्हन नदी पर अपन जानते हैं, इसमें तिलाही जलप्रपात है छिंदवाड़ा में। सिंध नदी पर सुल्तानगढ़ इंपॉर्टेंट है, सुल्तानगढ़ झरना न्यूज़ में रहता है, झरना बोलते हैं सुल्तानगढ़ जलप्रपात, ये शिवपुरी में है, न्यूज़ में था ये सिंध नदी पर है, सिंध नदी पर है, याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, सिंध नदी पर पावा जलप्रपात भी मिल जाता है शिवपुरी में। सुल्तानगढ़ और पावा जलप्रपात दोनों सिंध नदी पर है। कान्हा नदी पर अनहोनी जलप्रपात है छिंदवाड़ा में, अनहोनी अपन पढ़े थे, गर्म पानी का झरना ही मिल जाता है वहाँ पे। जामनेर नदी शंकर खो जलप्रपात है देवास में। कान्हा नदी पर कुकरी खापा छिंदवाड़ा में, कुकरी खापा जलप्रपात ये छिंदवाड़ा में है, इसको याद रखना है, अच्छा ये भी। उसके बाद सिंध नदी पर सनकुआ जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, दतिया में सिंध नदी पर सनकुआ जलप्रपात, सनकुआ। देव नदी पर मालधर जलप्रपात बालाघाट में तो ये नहीं है, ये मालधर जलप्रपात बालाघाट में है ही नहीं, तो ये आप इसको काट दीजिए। ये मालधर नामक जलप्रपात बालाघाट में तो मेरे को सुनने नहीं मिला है अभी तक कि बालाघाट में नहीं है। देव नामक नदी, देव नदी बहती भी नहीं बालाघाट में, इसको काटो। चंबल नदी पर है रातापानी जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, महू में है ये रातापानी जलप्रपात। और चंबल नदी पर जाड़ी दाता या दहा, जाड़ी धा जलप्रपात ये इंदौर में है, इंपॉर्टेंट है चंबल नदी पर। तो पाताल पानी और जहाड़ी दा ये दोनों इंदौर में है चंबल नदी पर। बीना नदी पर इंपॉर्टेंट है, बीना नदी पे भालकुंड जलप्रपात। तो आपको जानकारी के बता दूं मैं, भालकुंड जलप्रपात सागर जिले में तो है, लेकिन बेतवा नदी पर है, बीना में नहीं है, बेतवा नदी पर है भालकुंड जलप्रपात। तो भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी पर है सागर में। उसके बाद बेतवा नदी पर एक और जलप्रपात है राहतगढ़ जलप्रपात, ये भी सागर में है। पांडव जलप्रपात केन नदी पर है पन्ना में।
कालिया देह जलप्रपात ये सीप नदी पर है। सीप नदी सीहोर तरफ बहती है। और भदभदा जलप्रपात ये दमोह में मिल जाएगा, सुनार नदी के तट पर, है ना। और एक भदभदा जलप्रपात फ्रेंड्स एक जबलपुर के तरफ भी है, जबलपुर तरफ भी है एक भदभदा जलप्रपात। समुआ नदी पर छोटे पांडव जलप्रपात है पन्ना में। समुआ नदी पर छोटे पांडव जलप्रपात पन्ना में। तो कुछ जलप्रपात है जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिए भी जाते हैं। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की वहां नदी का नाम बताओ जिसे ताओन के नाम से जाना जाता है, और वो कहां से निकलती है। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर तहसील के अंतर्गत झुलेरी गांव के समीप विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कैमूर की पहाड़ी से तमसा नदी का उद्गम होता है, जिसे ताओन एवं टोम्स या तमसा के नाम से जाना जाता है। ताओन नाम से जानी जाती है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर तहसील के, ये बता दिया था शायद मैंने आपको। आगे चलते हैं, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये टोम्स नदी जो है जिसे तमसा नदी कहते हैं, ये सतना जिले से उद्गमित होने के बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद में सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो याद रखना ये भी नदी ऐसी जो गंगा नदी में मिलती है। आगे बात करते हैं, बीहड़ हो गया, बैलन, महाना और ओदा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। टोम्स नदी रीवा नदी में समरिया तहसील से 18 किलोमीटर के बाद, ये इससे यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखें बस, पूर्वा जलप्रपात का निर्माण करती है। पूर्वा जलप्रपात का निर्माण करती है, अपने को वनडे एग्जाम में काम आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए एक सूची दी हुई है, कुछ जलप्रपात दिए हुए हैं, कुछ जिले दिए हुए हैं, तो इसका भी आंसर पर डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं पायली जलप्रपात की, टिक्कमगढ़ में है। उसके बाद निदान जलप्रपात सिंगरौली में है। रासगंडा जलप्रपात सिवनी में है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे। ऊषा जलप्रपात भी बन जाता है इंपॉर्टेंट, दमोह में है ये। उसके बाद गाडिया खो जलप्रपात मंदसौर में, गाडिया खो जलप्रपात, तखाजी जलप्रपात मंदसौर, हिंगोरिया जलप्रपात मंदसौर। उसके बाद टिंचा जलप्रपात ये इंदौर में है। और ये महादेव पानी जलप्रपात रायसेन। और उसके बाद है बटका खापा जलप्रपात छिंदवाड़ा। भीमकुंड जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, छतरपुर में इंपॉर्टेंट है भीमकुंड जलप्रपात। मासन जलप्रपात पन्ना में है। घूघरा जलप्रपात मंडला में है, ये घूघरा जलप्रपात। और टोंग घाट जलप्रपात नरसिंहपुर। और ये घूघरा जलप्रपात मंडला है और घोघरा जलप्रपात नरसिंहपुर। और बेलोही जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, रीवा में है। उसके बाद काकरा खो जलप्रपात ये धार में है, मांडू आता है धार में। तो ये याद रखना है, कुछ जलप्रपात है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर का। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर निर्मित है? तवा नदी पुल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बद्रभान, ये बद्राभान में ही जगह का नाम है, ये होशंगाबाद जिले में आता है। यहीं पे तवा नदी जो है नर्मदा नदी में जाके मिलती है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल स्थित है तवा नदी पर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल स्थित है 1980 यानी 1980 में निर्मित किया गया था, जिसकी चौड़ाई 8 मीटर है, 8 मीटर और 1130 इसकी ऊंचाई है फ्रेंड्स। 1130 मीटर, 1130 मीटर इसकी लंबाई है। किंतु 2009 में देखो यहां से एक क्वेश्चन बदल जाता है। किंतु 2009 में शिवपुरी जिले में सिंध नदी के अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग NH27 इंपॉर्टेंट है। ये NH27 ये मध्य प्रदेश से गुजरता है फ्रेंड्स, शिवपुरी जिले से गुजरता है। तो आपको याद रखना है शिवपुरी जिले से गुजरता है। ये जो है गुजरात के पोरबंदर से लेके सिलचर तक जाता है। ये सिलचर तक जाता है, तो इसको ये मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से गुजरता है, शिवपुरी जिले से गुजरता है, याद रखना है NH27। तो यहां पे एक पुल बनाया गया, सिंध नदी पर एक पुल बनाया गया जिसकी लंबाई है 2.5 किलोमीटर नदी पुल तो ये आंकड़ा बदल गया फ्रेंड 2009 में। उसके बाद 2018-19 में ही एक और आंकड़ा सामने आता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल बन जाता है। इसके अतिरिक्त 19-20 में चंबल नदी पर मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम सजीत से बलौदा के मध्य एक पुल का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई कितनी होने वाली है
4310 मीटर, जिसकी लंबाई होगी 4310 मीटर। तो ये आप समझ सकते हैं इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त आंकड़ों पर आधारित है। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से जवाब देना है। यानी मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल था तवा नदी पुल, उसके बाद एक बना सिंध नदी पर बनने वाला है पुल है, और उसके बाद फिर ये है कि इसकी लंबाई इतनी हो गई। तो इसका जो हो क्वेश्चन की प्रकृति के आधार पर रहेगा इसका आंसर। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। ये आंकड़े लिख के देगा 2009 के अनुसार या इसके अनुसार, लेकिन अभी इतना याद रखिए मध्य प्रदेश सबसे बड़ा नदी पुल जो है पुरानी प्रकृति के हिसाब से, क्वेश्चन की पैटर्न के हिसाब से तवा नदी पुल है जो होशंगाबाद जिले में है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने मैग्रा हिल की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 डिस्कस किए, जिसका नाम है चैप्टर का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के अंतर्गत जितना भी अपवाह तंत्र नदियां बन जाता है सारा डिस्कस हो गया है। वन डे एग्जाम में आपको डेफिनेटली काम आएगा और एमपीपीएससी के मेंस में भी आपको पूछा जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, और जो व्याख्या आपको मैंने नहीं बताया उसको पॉज करके आपको पढ़ना है। क्या पूरी व्याख्या पढ़ना पॉसिबल नहीं था फ्रेंड्स, जिससे क्या है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाता। तो हो सके तो जो भी हो सके तो मैंने इस लेक्चर में कवर किया हूं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाले समय में इसके बाद के चैप्टर आपको मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।